हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग टेस्ट का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा था, तो उसी से रिलेटेड एक और आपका प्रैक्टिस सेशन है बाल विकास का। 10 क्वेश्चन होंगे और वो 10 क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं इस क्वेश्चन के। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और आंसर को कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये बाल विकास का है, प्रैक्टिस सेशन सेकंड। पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? इसमें कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? पहला हो गया बाह्य कारक, दूसरा आपका हो गया पहला हो गया आपका बाह्य कारक, दूसरा आपका हो गया विफलता से बचने की प्रेरणा, तीसरा हो गया लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर अधिगम को प्रेरित करेगा तो बाह्य कारक कोई ज़रूरी है, करें ना करें। विफलता की बचने की प्रेरणा हो सकता है थोड़ा बहुत करें, लेकिन आपको बेस्ट चुनना है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने पर जो व्यक्तिगत संतुष्टि होता है वो सबसे ज़्यादा हमको अभिप्रेरित करती है। जैसे हम एग्जाम में बहुत ज़्यादा पढ़े, हम पास हो गए, तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है हमें। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आंसर नंबर 3 यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था? तो अब देखिए, पहला आपका ऑप्शन क्या है? पहला आपका ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा आपका ऑप्शन है वंशागत, मानसिक, शारीरिक। तो इन चारों में से किस पर सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की ने जोर दिया था? तो अगर आपको पता है तो सामाजिक कारक इज द करेक्ट आंसर। सामाजिक कारक आपका बिल्कुल सही उत्तर है, उन्होंने सामाजिक कारक पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं। बुद्धिलब्ध परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? इसका एक रूल है, अगर आपने उसको याद किया तो प्लीज़ उसको मस्ट याद कीजिएगा, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, 12 वर्ष। क्या होगा? 12 वर्ष। तब अगर 16 साल एक बच्चे की आयु है तो उसका बुद्धिलब्ध कितना होगा? 75, और उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। इसका एक सूत्र है, वो आपको आई होप याद होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? देखिए, पहला आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक हो, दूसरा आपका ऑप्शन है सही विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानकारी में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, सबसे पहले गलत क्या होगा? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, कोई ज़रूरी नहीं। सभी विद्यालयों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, ये हो सकता है, मतलब जो भी समस्या है उसका निदान करे और उससे अधिक आपको मदद मिले। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करेगा, ये बिल्कुल गलत है, कोई नहीं होगा। नहीं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आपका है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? मतलब आपका बताना सत्य नहीं है। बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन में अक्सर लोगों को गलती हो जाती है क्योंकि वो लोग नहीं का ध्यान नहीं देते, इतने प्रेशराइज होते हैं। पहला ऑप्शन आपका है बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं। देखिए, ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, बिल्कुल बच्चे कई तरीके से सीखते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, नहीं, बाहर से भी अपने माता पिता, अपने परिवार और सामाजिक चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका यही 2 सही हो गया। बाकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चे उसके साथ साथ पर्यावरण से भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। तो ये आपका आंसर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक मतलब वो धीरे धीरे होता है। सूक्ष्म गतिक का मतलब वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाएगा। पहला, कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। देखिए, कूदना तो जहाँ तक हो सही नहीं होगा, लिखना ही होगा, दौड़ना भी सही नहीं, चढ़ना भी सही नहीं होगा। तो लिखना क्या है? पहले बच्चा क्या होता है? पहले ऐसे सर्किल सीखता है, फिर ट्रायंगल सीखता है, लाइन सीखता है, ऐसे सीधा, तिरछा, सारी, फिर उसके बाद ये ऐसे सीखता है, फिर ऐसे सीखता है, फिर ऐसे सीखता है,
फिर ऐसे सीखता है, फिर ऐसे सीखता है। मतलब ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और धीरे धीरे, अगर आपको एक साथ उस बच्चे को दे देंगे तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और डेफिनेटली वो फिर पढ़ाई को ड्रॉप करने लगेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आंसर यहाँ मेंशन किया, यू कैन सी इट। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो आपका आंसर है डेविड वेस्लर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टेनबर्ग और अल्फ्रेड बिने। अब ये आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद है तो अल्फ्रेड बिने ने ही सबसे पहला परीक्षण किया था। किस पर? बुद्धि परीक्षण पर सबसे पहला निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए। तो बिल्कुल वाहियात ऑप्शन दिया, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि आप अपने ऐसा नहीं है कि आप उससे कह दें कि आप दूसरे विद्यालय में जाओ। अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, ये भी आपका गलत होगा। सबसे पहले एक परिवेश परीक्षा का ये तो यार बिल्कुल गलत है। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए, यही करेक्ट होगा। मतलब उस बच्चों का आप जितनी हेल्प हो सके करिए, ताकि उसे ये ना महसूस हो कि वो विकलांग है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको क्या है, कॉपरेशन कल्चर को अडॉप्ट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरी शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरे भाषा के रूप में सीखता है। दोनों में किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? देखिए 2 शिक्षार्थी हैं, हम मान लेते हैं एक ये है और एक ये है। एक्चुअली ये क्या है, जो ये अपनी मातृभाषा को सीख रहा है। किसको सीख रहा है? मातृभाषा को। और जो दूसरा भाषा का छात्र है वो भाषा के रूप में सीखता है। मतलब इसकी मातृभाषा कुछ और है। मतलब मान लेते हैं ये कहीं बाहर का है, तेलुगु इसकी लैंग्वेज है और इसे पढ़ाया हिंदी जा रहा है, तो ये आपको लैंग्वेज दूसरा और पढ़ाया दूसरा जा रहा है। तो कौन सा समान गलतियाँ होंगी? पहला ऑप्शन है अति सामान्यीकरण, विकासात्मक, सरलात्मक। उपयुक्त में से 1, 2, 3 में से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। पहले आपका आंसर 2 हो जाएगा। जो गलती करेगा वो विकासात्मक होगा। विकासात्मक क्यों होगा? बहुत अच्छे समझिएगा। एक जिसका पर्यावरण ही, जिसके माता पिता ही उसकी मातृभाषा बोलते हैं, तो वो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। और ये बच्चा जिसके माता पिता कुछ और बोलते हैं तो इसे भाषा को एडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। तो आपका आंसर विकासात्मक सही होगा, मतलब उसका विकास का स्तर चेंज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। देखिए कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या होगा? देखिए संगत की आवश्यकता होगी तभी सामाजिक रूप से वो आगे बढ़ेगा। अगर समाज उसकी प्रशंसा करेगा तो उसे लगेगा मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। भावनात्मक सुरक्षा भी ये सही होगा, मतलब अपशिष्ट पदार्थ का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। वेस्टेज का शरीर से निकलने का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के सेशन में इतने ही 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को मेरे लाइक कीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है विशाल स्टडी रूम के नाम से, इसको सर्च कीजिए और इसको लाइक और फॉलो दोनों कीजिए। बाकी मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़िए। बाकी थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।